औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगलों का दौर शुरू हुआ और उत्तरवर्ती मुगल शासक कमजोर शासक थे, इसलिए उनके अधीन जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर लिया। ऐसे ही उनके जो सूबे थे उनके सूबेदारों ने भी अपना आप को केंद्रीय सत्ता से पृथक करना शुरू कर दिया। इसमें हम देखते हैं जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध राज्य थे, इनके सूबेदारों ने केंद्रीय सत्ता से अपना आप को पृथक किया, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हालांकि ये अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में कोई अनुमति नहीं लेते थे, ना ही किसी प्रकार की युद्ध संधि समझौतों में अनुमति ली, और राजस्व भेजना भी इन्होंने बंद कर देता। फिर भी ये समय समय पर केंद्रीय सत्ता को नजराने भेजते रहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये किसी न किसी रूप में केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण को स्वीकार करते थे। हालांकि व्यावहारिक तौर पर ये स्वतंत्र ही थे, ये किसी भी नीति को लागू करने के लिए केंद्रीय सत्ता की अनुमति नहीं लेते थे। कुछ ऐसे राज्य थे जो अभी भी स्थापित हुए थे, जैसे नादिर शाह के आक्रमण के बाद रुहेलखंड राज्य स्थापित हुआ जो अफगानों के द्वारा स्थापित किया गया। ऐसे ही फर्रुखाबाद राज्य भी अफगानों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य थे जो पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से बाहर थे, जैसे मराठा राज्य था, मैसूर था, सिख थे, या त्रावणकोर राज्य था, जो केंद्रीय सत्ता जो मुगलों की थी उसके अधीन नहीं थे, ये उससे बिल्कुल बाहर थे। इसके अतिरिक्त जाटों ने भी अपना राज्य स्थापित किया था और राजपूतों ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, या मुगल दरबार में अपने प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा लिया था। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद राज्य। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में की और 1725 में इसने हैदराबाद को राजधानी बनाया। पहले यह दक्कन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे हैदराबाद नाम से जाना गया। निजामुल मुल्क इसकी उपाधि थी। इस व्यक्ति का वास्तविक नाम कमरुद्दीन खां था और इसे औरंगजेब से चिंगलिज खां की उपाधि मिली थी, और निजामुल मुल्क की उपाधि इसे फर्रुखशियर से मिली, और मोहम्मद शाह रंगीला से इसे आसफ जहां की उपाधि मिली थी। इसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की नींव रखी। हैदराबाद राज्य के अधीन एक सूबा आता था कर्नाटक, जो आज का कोरोमंडल तट है, वह और उसके पीछे की भूमि के क्षेत्र को कर्नाटक कहा जाता था। और उस समय इस कर्नाटक राज्य का जो नायब सूबेदार था वह सादतुल्ला खां था, और इसने भी उसी प्रकार से हैदराबाद से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था जिस प्रकार से निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को दिल्ली से स्वतंत्र करा लिया था। हालांकि ये हैदराबाद राज्य के अधीन ही आता था, फिर भी व्यावहारिक तौर से यह स्वतंत्र हो गया था, और इसने भी अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में हैदराबाद राज्य की कोई अनुमति नहीं दी। 1700 ईस्वी में बंगाल में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने दीवान बनाया, और मुर्शीद कुली खां धीरे धीरे बंगाल के सभी फैसले लेने लगा, क्योंकि बंगाल का सूबेदार अजीम उस्सान था जो औरंगजेब का पोता था, वह राजनीतिक कारणों से दिल्ली में अधिक व्यस्त था, इसलिए अधिकतम जो निर्णय थे वह दीवान रहते हुए मुर्शीद कुली खां ही ले रहा था। अब मुर्शीद कुली खां ने अपना प्रभाव 1717 तक आते आते फिर उसे फर्रुखशियर के समय सूबेदार बनाया गया बंगाल का, और 1719 में उसे उड़ीसा का प्रांत भी दे दिया गया। इस प्रकार से उसने बंगाल पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और 1727 में अपनी मृत्यु से पहले वह पूरी तरह स्वतंत्र हो गया, और उसने अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में किसी प्रकार की अनुमति केंद्र से नहीं ली। केंद्रीय सत्ता यानी मुगलों का कोई हस्तक्षेप उसके राज्य में नहीं था। इस प्रकार से यह स्वतंत्र हो गया था, और उसने अपने दामाद सुजाउद्दीन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसने कुछ नई नीतियां लागू की थी। एक तो इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, और इसमें भी कोई हस्तक्षेप केंद्रीय सत्ता की ओर से नहीं था। इसके अतिरिक्त उसने खालसा भूमि का विस्तार किया और इजारेदारी प्रथा को स्थापित किया। ये ठेकेदारी प्रथा थी जिसमें उसने पुराने जमींदारों से जमीन को लेकर नए जमींदारों को दिया, और ये ठेके पर भूमि दी गई। जो ऊंची बोली लगाने वाले लोग थे उनको ठेके पर भूमि दी गई थी। इसी कारण से पुराने जमींदारों में उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद और सीताराम राय इन्होंने विद्रोह किया, और इस विद्रोह को इसने दबा दिया। और इसके अतिरिक्त सुजात खां और नजात खां का भी विद्रोह देखने को मिला। ये भी जमींदार थे, और इन सब की जमींदारी को समाप्त करके इसने अपने एक नज़दीकी राम जीवन को इसके एक जमींदार के तौर पर नियुक्त कर दिया। मुर्शीद कुली खां ने खालसा भूमि का विस्तार किया था, और इसके अतिरिक्त उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मनमाने व्यापार पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं अवध राज्य की। अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था, जिसकी उपाधि बुरहानुल मुल्क की थी।
इसे ब्रहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी। 1722 में इसे अवध का सूबेदार बनाया गया और 1723 में इसने एक नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया ताकि बड़े जमींदारों के शोषण से छोटे किसानों को बचाया जा सके। 1739 में इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले यह अपने आप को केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र कर चुका था और इसने अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में केंद्रीय सत्ता से कोई अनुमति नहीं ली और इसने अपने भतीजे और दामाद सफदरजंग को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं अब जाट राज्य के बारे में। जाटों का राज्य सबसे पहले चूड़ामन के द्वारा 1700 में स्थापित किया गया औरंगजेब के समय, लेकिन इससे पूर्व जाटों के द्वारा विद्रोह किए गए। 1669 में तिलुपत के जमींदार गोकुल के या गोकुला के द्वारा एक विद्रोह किया गया, हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया। बाद में 1686 में राजा राम और रामचेरा ने विद्रोह किया और राजा राम ने अकबर के मकबरे में घुसकर आग लगा दी, उसको जला दिया। इस प्रकार से जाट लगातार विद्रोह कर रहे थे, लेकिन 1700 में आकर उन्होंने अपने एक राज्य की स्थापना कर ली। चूड़ामन के नेतृत्व में इस जाट राज्य की स्थापना हुई। भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना हुई थी। जो ये मथुरा आगरा का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जाटों का प्रभाव था और उन्होंने यहाँ पर भरतपुर में जाकर अपने एक राज्य की स्थापना की। राजपूत राजाओं ने भी अपने प्रभाव को बढ़ाया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह या मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह, इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ा लिया और इन्हें महाराजा की उपाधि जहांदार शाह के समय में दी गई। इसी प्रकार से जयपुर के राजा या आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने भी अपने प्रभाव को बढ़ाया और इन्हें औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी और जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी और इन्हें मालवा का क्षेत्र सूबेदारी के तौर पर दिया था। वहीं अजीत सिंह को गुजरात का क्षेत्र सूबेदारी के लिए दिया था। इस प्रकार से ये बड़े क्षेत्रों के सूबेदार। आगे हम देखते हैं मराठा राज्य के बारे में। मराठा राज्य शिवाजी के समय में स्थापित हुआ। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। जब शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई, उसके बाद मराठा राज्य को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपने आप को स्थापित करने के लिए या अपने आप को बचाए रखने के लिए। धीरे धीरे जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब मराठा राज्य का भी प्रभाव बढ़ने लगा और वह पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ और उधर पेशवाओं का भी समय शुरू हो गया था। इसके अतिरिक्त सिखों के बारे में बात करते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हो गई, उसके बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में एक राज्य की स्थापना की और बाद में 1716 में फर्रुखशियर के समय में बंदा बहादुर को गुरदासपुर के पास से पकड़ लिया गया और उसकी दिल्ली में लाकर बुरी तरह से हत्या कर दी गई। लेकिन सिखों को दबाया नहीं जा सका। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख शक्ति एक बार को छोटे छोटे राज्यों में बिखर गई और इन छोटे छोटे राज्यों को मिसल कहा गया। ये 12 मिसल थे, लेकिन सिखों ने अपना आप को यहाँ पर बनाए रखा। बाद में रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों का एक बड़ा राज्य स्थापित हुआ। अब देखते हैं मैसूर राज्य के बारे में। 18वीं सदी के मध्य में चिक्का कृष्णराज यहाँ का शासक था, लेकिन यह एक कठपुतली शासक ही था क्योंकि इसके मंत्री नंजराज के हाथों में प्रमुख रूप से यहाँ की सत्ता थी। लेकिन हैदर अली ने इसे बाद में विस्थापित कर दिया और 1760 में स्वयं शासक बन गया यहाँ का और इसके बाद मैसूर राज्य का उत्थान होना शुरू हुआ। नए सिरे से एक नई दिशा की ओर मैसूर राज्य बढ़ना शुरू हुआ। इसके आगे देखते हैं त्रावणकोर राज्य। त्रावणकोर और कालीकट, कोचीन और चिराकल ये जैमोरियन के अधीन राज्य थे, लेकिन बाद में त्रावणकोर राज्य को 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली और कोचीन से कन्याकुमारी तक राजा मार्तंड वर्मा ने अपनी सीमाओं को फैला लिया था। इस प्रकार से ये त्रावणकोर राज्य भी यहाँ पर 1729 में स्थापित हो गया। अब बात करते हैं जो नए राज्य स्थापित हुए थे, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। जब नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ, इसके बाद वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां जो अफगानी थे, उन्होंने अपना एक राज्य रोहिलखंड में स्थापित कर लिया। रोहिलखंड की सीमा उत्तर में कुमाऊं पहाड़ियों से शुरू होकर दक्षिण में गंगा घाटी तक थी। इसकी पहली राजधानी आंवला थी और बाद में इसकी राजधानी रामपुर हो गई। रोहिलखंड राज्य के कुछ पूर्व में फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद खां वंगश ने की थी। यह भी एक अफगान था और इसने बाद में इलाहाबाद और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। इस प्रकार से ये दो नए राज्य स्थापित हुए थे। अब हम देखते हैं कि पूरे भारत में छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। यहाँ पर मुगल सत्ता कमजोर हो गई जो केंद्र में थे, लेकिन
इनके कमज़ोर होने के साथ ही साथ छोटे छोटे राज्यों का उत्थान हुआ। और इन छोटे छोटे राज्यों के उत्थान के कारण ही जब अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई या अन्य यूरोपियन कंपनी आई, उन्होंने यहाँ पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और उनके हस्तक्षेप बाद में इतने बढ़ते चले गए कि उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक रोल प्ले करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। इस कारण से अंग्रेज यहाँ पर प्रभावी होते चले गए। उन्होंने इस चीज़ का लाभ उठाया, राजनीतिक अस्थिरता का पूरी तरह से अंग्रेज लाभ उठाते चले गए। अब दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।